बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हिस्से यानी पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इसराइली एजेंट एली कोहन के बारे में मालूमात दी थी कि उसका ख़ानदानी पस मंज़र क्या था, उसने तालीम कहाँ से हासिल की, फिर वो मूसाद में कैसे शामिल हुआ और फिर वहाँ से शाम यानी सीरिया कैसे पहुँचा। ये तमाम मालूमात इस वीडियो के पार्ट 1 यानी हिस्सा अव्वल के अंदर मौजूद हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं यानी मुकम्मल करते हैं। दोस्तों, ये शख्स यानी एली कोहन 18 जनवरी 1961 को अर्जेंटीना के रास्ते शाम पहुंचा। शाम में पहुंचने के बाद इसने अपनी रिहाइश अबू हान के एक महंगे और पोश इलाके में इख्तियार की। यहाँ पे शामी अशराफिया के तमाम बड़े और अमीर लोग रहते थे और इसका टारगेट यानी शामी फ़ौज के अफसरान और सियासतदान भी इसी इलाके में ज़्यादातर रिहाइश पजीर थे। चुनांचे इसने बड़े बड़े होटल्स और क्लब्स का विज़िट शुरू कर दिया। इसने अपने उन टारगेट्स को ढूंढा कि जिनके ज़रिए ये शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर इसने अपनी जैली शनाख्त कामिल अमीन साबित के नाम से बनाई हुई थी और ये ख़ुद को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ज़ाहिर करता था और इसका काम था कि ये शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर के अंदर चीज़ें सप्लाई करता था। इसने जब शामी फ़ौज के अफसरान के साथ ताल्लुकात बना लिए तो ये बड़ी आसानी के साथ और बड़ी फ्रीक्वेंटली बग़ैर किसी रोक टोक के शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर में आता जाता, वहाँ उन अफसरान के साथ बैठकर चाय पीता, गपशप करता और वो लोग भी इससे कोई ख़ास एहतियात नहीं बरत रहे थे। इसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और जो खुफिया मालूमात थी यानी सीक्रेट किस्म की मालूमात थी, इसकी रसाई वहाँ तक भी हो गई। इसने बड़ी चालाकी के साथ वो इन्फॉर्मेशंस जमा करना शुरू कर दी। ये उनको जमा करता, कोड्स बनाता उनके और फिर उसको इसराइल भेज देता। इसने वैसे तो बड़े 3-4 अहम काम किए थे, लेकिन 2 इसके काम ख़ास तौर पर जिनका ज़िक्र होता है वो ये कि नंबर 1, इसने गोलान की पहाड़ियों के अंदर शामी फ़ौज की जो दिफाई लाइन्स थी, जहाँ पे उनकी चौकियाँ या चेक पोस्ट थी, वहाँ तक ये 1963 में कुछ अफसरान के साथ मिलकर जाने में कामयाब हो गया। जब ये वहाँ गया तो इसने देखा कि कुछ ऐसी पोस्ट मौजूद हैं जो छुपी हुई हैं, जिनको इसराइल आसानी से ढूंढ नहीं सकता। तो इसने शामी फ़ौज के अफसरान को कहा, हमदर्दी ज़ाहिर की कि आपके जो सिपाही हैं ये गर्मी और धूप के अंदर ड्यूटी करते हैं, तो आप यहाँ पे दरख्त लगवा दें ताकि इनको छाँव मिल सके। तो शामी फ़ौज के अफसरान के वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या उसके ये कहने का क्या मकसद है। उन्होंने इसकी बात के ऊपर अमल किया और चेक पोस्टों के ऊपर दरख्त लगवा दिए। बाद में इसने इन दरख्तों की लोकेशन जो है इसराइल को बता दी कि इन दरख्तों के नीचे शामी फ़ौज की चेक पोस्टें हैं या उनकी दिफाई लाइन है। बाद में 1967 की जंग में इसराइल ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और इन्हीं दरख्तों को टारगेट करते हुए शामी फ़ौज की दिफाई लाइन को तोड़ते हुए महज 2 दिन के अंदर उन्होंने गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया। दूसरा काम इसने ये किया कि इन गोलान की पहाड़ियों के अंदर शामी फ़ौज ने अपने मार्टर गोलों का एक निज़ाम या सिस्टम टनल की सूरत में बना रखा था। इसने वो वाली इन्फॉर्मेशन भी जमा की और इसराइल को भेज दी। ये तमाम मालूमात वो 1961 से लेकर 1964 तक भेजता रहा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 4 साल के दौरान ये पकड़ा क्यों नहीं गया। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि ये अपनी ट्रांसमिशन जो है नहायत खुफिया तरीके से करता था। ना तो ये ख़ुद इसराइल जाता था, ना लिखकर कोई पैगाम भेजता था, ना ये किसी के हाथ में पैगाम भेजता था। तो इसके बाद सवाल पैदा होता है कि ये पकड़ा कैसे गया। दोस्तों, जून 1964 में शामी इंटेलिजेंस के जो नए सरबराह मुकर्रर हुए, उनका नाम था कर्नल अहमद सोडानी। ये इंतहाई एक प्रोफेशनल आदमी थे और ये ज़ाती तौर पर अली कोहन को जानते भी थे और इसको पसंद नहीं करते थे। मतलब जो इसकी हरकतें थीं या जिस तरीके या ज़्यादाना तरीके से हेडक्वार्टर में आता जाता था, कर्नल सोडानी को ये चीज़ें पसंद नहीं थीं। उसने अपनी इंटेलिजेंस को हुक्म दिया कि इसके ऊपर नज़र रखी जाए कि ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये बड़ी आसानी से क्यों हेडक्वार्टर के अंदर आता जाता है। तो उन्होंने इसका पीछा शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एली कोहन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि शामी इंटेलिजेंस उसके पीछे है, लिहाजा वो ज़्यादा मोहतात हो गया। तो दोस्तों, ये करता इस तरीके से था कि जो इन्फॉर्मेशन इसको मिलती थी ये उसको कोड्स की सूरत में अपने पास लिख लेता था और रात के वक्त जब इसको पता होता था अब सारे लोग सो चुके हैं, खामोशी है और कोई बंदा इसको अब देख नहीं रहा या इसके पकड़े जाने का कोई डर या खौफ नहीं है, तो ये अपने एक ट्रांसमीटर के ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन इसराइल भेजता था। दोस्तों, जैसे कि मैंने पार्ट 1 के अंदर इस वीडियो के आपको बताया था कि इसने बैचलर तक डिग्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हासिल की हुई थी। तो इसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इसने इसराइल की एजेंसी जो है मूसाद, उसके साथ मिलकर एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाया था जो कि आसानी से बहुत दूर तक इन्फॉर्मेशन बड़े खुफिया तरीके से भेज सकता था और यही ट्रांसमीटर ये इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इस्तेमाल भी करता था। ये यूँ करता था कि रात के वक्त जब लोग सो जाते थे तो ये अपने उस ट्रांसमीटर को ऑन करता और नज़दीकी रेडियो टावर के साथ उसको कनेक्ट करता और जो इन्फॉर्मेशन इसके पास होती थी वो कोड्स की सूरत में भेज देता। जब कर्नल सोडानी के हुक्म पर शामी इंटेलिजेंस इसका पीछा कर रही थी
تو انہوں نے نوٹ کیا کہ رات کے وقت یہاں سے کوئی خفیہ کمیونیکیشن جس کا کوئی کوڈ نہیں ہے، جس کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ انہوں نے مختلف جو سفارت خانے سے ان سے بھی پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت ٹرانسمٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے اوقات میں جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہم تو اسی میں کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو ان کو مزید شک ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی مشکوک شخص رہ کر جو مشکوک قسم کی کمیونیکیشن یہاں سے کرتا ہے۔ پکڑنے کے لیے کرنل سوڈانی نے روسی انٹیلیجنس سے بھی مدد لی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، یہ ان کے ایکوپمنٹ بھی استعمال کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو اندازہ ہوا کہ روسی انٹیلیجنس زیادہ بہتر طریقے میں کام کر سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو بھی شامی انٹیلیجنس کے ساتھ لگایا اور بالآخر یہ اس بلڈنگ تک اور اس اپارٹمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے یہ ٹرانسمیشن کرتا تھا۔ ایک رات جب انہوں نے اس کے فلیٹ کے اوپر، اپارٹمنٹ کے اوپر چھاپا مارا تو یہ اس وقت بھی خفیہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کو رنگے ہاتھوں کمیونیکیشن کے درمیان میں پکڑ لیا۔ یہ واقعہ ہے نومبر 1964 کا۔ اس کو گرفتار جب کر لیا گیا تو بظاہر شروع میں یعنی کہ انیشلی اس کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا گیا اور نوٹ کیا گیا کہ کون کون لوگ سامنے آتے ہیں، کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھی اس چیز کا پتہ لگ گیا تھا کہ علی کوہن جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے آفیشلی یا ان آفیشلی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، خاموشی رہی۔ بالآخر 1965 کے شروع کے دنوں میں یعنی فروری کے دنوں میں جب اس کے اوپر مقدمہ چلا اور اس کو سزائے موت کا حکم ہوا تو اسرائیل نے کچھ پروپیگنڈا کیا، اخبار، ٹیلی ویژن اور جو بھی ریسورسز موجود تھے اس کے اوپر بات کی گئی کہ علی کوہن کو جو ہے وہ ناجائز پکڑا گیا ہے اور سیریا ان کے ساتھ یعنی شام ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنے مغربی ممالک کے ساتھ مل کر شام کو دھمکیاں بھی دیں، لالچ بھی دیا اس کو نہ مارا جائے، لیکن شام نے کسی قسم کا کوئی لالچ یا پریشر برداشت نہیں کیا اور بالآخر اس کو 1965 میں تحریر السکوائر جو کہ شام کا ایک بڑا مشہور چوک ہے وہاں پر سرعام پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دینے کے بعد اس کی جو باڈی ہے وہ بھی اسرائیل کے حوالے نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے اگرچہ اس وقت سے لے کر آج تک بہت زیادہ کوششیں کی ہیں کہ کسی طریقے اس کی باقیات کو جو ہے اسرائیل لایا جائے اور ان کو ملک کے اندر دفن کیا جائے، لیکن یہ بات آج تک کوئی بھی کنفرم نہیں کر سکا کہ کیا اس کی باڈی اس وقت بھی شام کے اندر ہے یا اسرائیل کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک سورسز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں، اور اگر ہو سکے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔